अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। सिलसिला है कॉटन रिसर्च, एपिसोड नंबर 2। मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ ज़ुबैर अमजद साहब और इनसे आज डिस्कस करेंगे कि कॉटन के मसाइल क्या हैं और उनका सलूशन ये क्या पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम सलाम। कॉटन के मसाइल, वो मसाइल जिनसे आम पाकिस्तानी और इंडियन काश्तकार रोज़ाना गुज़रता है, वो क्या है? देखिए, पिछले ना कॉटन के मसाइल को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि 2015 का पंजाब में कॉटन फेलियर जो हुआ ना जी, वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। वो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है जी। उसके बाद 2015 से या 2014 से पहले की कॉटन एक और कॉटन थी। 2014-15 के बाद की कॉटन एक और कॉटन बन गई, ठीक है जी। मैं बहुत से पुराने फार्मर से, काश्तकारों से मिलता हूँ जो पुराने बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनकी आगे नस्लें आ गई उनकी। वो कहते जी पहले कॉटन बड़ी आसान थी, हम बस जी वो बीज डाल के आ जाते थे, 2 महीने के बाद जाते थे, कॉटन को संभालते थे, ठीक है जी। साथ चुनाई का वक्त आ जाता था तो बड़ी ज़बरदस्त कॉटन होती थी, 40 मन हो गई जी, 45 मन, 50 मन हमारी आसानी से हो जाती थी। लेकिन अब वो नहीं रहा। तो अब मजमूई तौर पे मैं आके बोलूँ कि क्लाइमेटिक चेंजेस, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो ना जी, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कॉटन की मसाइल बढ़ने में, ठीक है जी। कॉटन के कपास के मसाइल बढ़ने में, ठीक है। तो अब ऐसे फार्मर्स, ऐसे काश्तकार, ऐसे किसान जिन लोगों ने इस मौसमियाती तब्दीलियों को स्टडी किया, समझा है, इसके मुताबिक अपनी जो टैक्टिक्स थी, जो आपकी क्रॉप मैनेजमेंट थी, जो फसल की नशोनुमा थी, उसको तब्दील किया है या उसके मुताबिक किया है, तो वो कामयाब रहे हैं। जिन लोगों ने वही पुरानी लाइन पे रहे हैं, पुरानी लाइन ऑफ एक्शन अपनाई रखी है, उनको मसाइल का सामना रहा है। मसला भी मैं बता दूं कि पहले ये होता था कि कॉटन का प्लांट हमारा मई में सोइंग हुई है या अप्रैल में हुई है या बाज़ दफ़ा जून में भी चला जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इब्तदाई दिनों में मई में, जून में, जुलाई में कपास को फल नहीं लगता था। पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ जो इब्तदाई नशोनुमा वो पूरी करता था और सितंबर में जाकर या अगस्त के एंड में जाकर उसको फ्रूट लगने का अमल होता था। उस वक्त तक पौधा अपनी भरपूर नशोनुमा कर लेता, अपनी बढ़ोतरी कर लेता था। मैंने देखा है जब हम छोटे थे जी जी। तो ख़वातीन जब कपास की चुनाई को जाती थी तो अक्सर जो है वो आग जला, अक्सर क्या वो आग जला के उसके बाद जो है ना वो चुनाई किया करती थी और दरमियान में भी 2-3 मरतबा आग जो है ना वो जलाई जी जाती जी थी। जी। अब तो सुबह वाक को जाते हैं तो जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तब कॉटन ख़त्म हो चुकी आदत होती है, ख़त्म हो चुकी होती है। यानी वो टाइम ही चेंज हो गया है बिल्कुल। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो वक़्त के साथ-साथ जब हालात मौसमी तब्दीलियाँ आईं और रिक्वायरमेंट आपकी बदली, काश्तकार की रिक्वायरमेंट बदली और काश्तकार जल्दबाज़ भी हुआ और थोड़े टाइम में उसने ज़्यादा पैदावार भी लेनी चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव अमल है, लेना भी चाहिए, इस बारे में सोचना भी चाहिए। तो ज़्यादा हीट टॉलरेंट वैराइटीज़ का जो है उसकी डिमांड मंज़र-ए-आम पर आई। उसके नतीजे में बहुत सी नई ब्रीडिंग, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सा काम किया और बहुत से ज़्यादा हीट टॉलरेंट वैराइटीज़ भी अब फार्मर के हाथों में आ गई। ऐसी वैराइटीज़ जिन्होंने जून के 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फ्रूट रिटेन किया, उसके बॉल लगने का अमल हुआ। तो वो हीट टॉलरेंट मटेरियल आने की वजह से जो फल लगने का अमल सितंबर में हुआ करता था, 9वें महीने में होता था, वो वहाँ से निकल कर बिल्कुल छठे के एंड में या 7वें में आप लगा लें कि जुलाई के महीने में वो आ गया। तो पौधा बहुत जल्द 2 महीने कबल जो ना लोड अंडर लोड आ गया, अंडर स्ट्रेस आना शुरू हो गया, लोड फ्रूट लोड की वजह से। तो लेकिन फार्मर ने जो आपकी क्रॉप मैनेजमेंट थी, जो फर्टिलाइज़र प्लान था, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे उसको नहीं चेंज किया या पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने फर्टिलाइज़र प्लान को नहीं डाला, जिस वजह से पौधे की और कॉटन की जो हाइट है, जो कद है, उसके कम रहने की जो शिकायत हैं वो आपने देखा पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ये बहुत कि ज़्यादा हो गई हैं कॉटन वाक़ई। बढ़ गई है। अब वो मैं आपको बताऊं कि वो ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो शिकायतें जो है ना, वो शिकायतें नहीं हैं। वो फार्मर को, किसान को समझने की ज़रूरत है कि हमारा मटेरियल ऐसा, कॉटन का ऐसा आ गया जो ज़्यादा हीट टॉलरेंट है, जिसने इब्तदाई तौर पर शुरू से ही फ्रूट ले लिया और उसने, आपने 8 फुट की कपास नहीं करनी, आपने 4 फुट की कपास के अंदर ही 40 मन पैदावार लेनी है, ठीक है सही। जी। बजाय इसके कि पहले आप 7 फुट की कॉटन करते थे, 6 फुट की करते थे, तो पहले नीचे
3 फुट खाली जाती थी, तो उस 3 फुट की कद होने में भी आपकी एनर्जी लगती थी, फार्मर की, किसान की एनर्जी लगती थी, फिनंशियल एनर्जी। आपने फर्टिलाइज़र किया, आपने प्लांट प्रोटेक्शन की, आपने बाकी मेजर्स किए और फसल के लिए, तो लेकिन उसके अगेंस्ट सिर्फ वेजिटेशन हो रही होती थी। तो उसके बाद अगस्त के एंड में या सितंबर में जाकर पौधा फ्रूट उठाता था। तब पेस्ट के इश्यूज़ भी और थे, आपकी स्पॉटेड बॉलवर्म होती थी, चितकबरी सुंडी होती थी, अमेरिकन होती थी। अब आप देखें कि चितकबरी सुंडी का, अमेरिकन सुंडी का कमोवेश नामो निशान ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो ठीक चुकी है, है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब ये है कि वो जब थ्रेट ख़त्म हुआ तो पौधे ने इब्तदाई तौर पर जो फ्रूट लिया वो भी सक्सेसफुल होना शुरू हो गया, उसको थ्रेट ख़त्म हो गया बहुत से बॉलवर्म्स का। तो अब मैं समझता हूँ कि फार्मर के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के ज़्यादा अच्छे मौके मौजूद हैं। इस सूरत में कि फार्मर बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो, बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो अपने फील्ड के अंदर और बहुत ज़्यादा टाइम दे। ठीक है जी। तो आज का काश्तकार जो है, आज का किसान जो है, मौजूदा वैरायटी से 4 फुट की हाइट के अंदर भी 40 मन या 45 मन या इवन 50 मन तक पैदावार ले सकता है। वैराइटीज़ इस पोटेंशियल की मौजूद हैं फार्मर के पास। ठीक है जी। तो अगर वो नहीं ले पा रहा, कहीं पे इश्यूज़ हैं, डेफिनेट सीड के इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ज़्यादातर समझता हूँ इतने ज़्यादा भी नहीं हैं कि जिसकी वजह से आप एक किसान ये बहाना करे जी सीड अच्छा नहीं मिला तो इस वजह से प्रोडक्शन नहीं आई। बिल्कुल 2 नंबरी हो रही है, काली भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल अगर फार्मर चाहे तो अब की कॉटन ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ एक अच्छा वक़्त देने की और फसल को समझने की और मौसमियाती तब्दीलियों को समझने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि आने वाला जो वक़्त है, जी मौसम की तब्दीली की वजह से क्या कॉटन मज़ीद स्ट्रेस में रहेगी? जी देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक तो कॉटन, लेकिन जब भी मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, सीज़न्स मौसम तब्दील होते हैं, हम ज़िंदा लोग हैं, पौधा भी ज़िंदा चीज़ है एक। ठीक है जी। हम देखते हैं कि मौसम की तब्दीली के साथ हम लोग भी अफेक्ट होते हैं। गर्मी से सर्दी आ रही है तो हमारे हम मसाइल का शिकार होते हैं, सर्दी से गर्मी आता भी होती है। इसी तरीके से जब मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं तो पौधा भी ज़िंदा है, एक चीज़ है, तो वो डिस्टर्ब तो होता है। ठीक है ना। लेकिन उस तब्दीली के ज़मरे में हमें इल्म होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर लो हो रहा है, पौधे की ग्रोथ कम हो रही है, तो हमने उसको किस तरीके से बढ़ाना है। अगर हीट वेव ज़्यादा आ रही है तो हमने उस सेंस में पौधे को किस तरीके से उसका बचाव करना है। अगर हम वक्त से पहले इस चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सीनियर से मिलेंगे, अच्छे काश्तकारों से वक्तन फ़ौक्तन मीटिंग्स करेंगे, तो हम समझते हैं कि कोई मसला नहीं है कि हम उसको कंट्रोल ना कर पाएँ। मौसमियाती तब्दीलियों से इफ़ेक्ट होती हुई कॉटन को लेके सरकारी सतह पे कोई इक़दामात किए जा रहे हैं? देखें जी, बिल्कुल हो रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से कॉटन एसोसिएशंस हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी हैं और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत से आते हैं। तो हर स्टेशन पे बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छे कॉटन बिल्डर्स मौजूद हैं, जो वक्त के साथ साथ बदलते मौसमी हालात के मुताबिक वैराइटीज़ डेवलप कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है नी। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल काम तो हो रहा है। ठीक है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि जो वो चीज़ें ब्रीड होकर बाहर निकल रही हैं, तब्दील होते हुए मौसमी आबो हवा के लिए, फार्मर भी उस ब्रीडर से या उन साइंटिस्ट से या उन सीनियर से मिलकर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन वैराइटीज़ की, उनको पहले समझे, परखे, उसके मुताबिक फिर उनको प्रैक्टिकली फील्ड में लेकर जाए और उसके मुताबिक वो अमल करे, तो कोई मसला नहीं है कि आप अच्छे रिजल्ट ना मिलेंगे। हमारा अलमिया यही है कि हमारा जो फार्मर है वो अपने आप को अक्ल कुल समझता है, वो किसी से मशवरा लेना या किसी से ये डिस्कशन करना पसंद नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि सरकारी सतह पे मैं ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ कि कोई ऐसा प्रोग्राम मौजूद नहीं है जो आम लोगों की उस तरह रहनुमाई कर सके जिस तरह की करनी चाहिए, या प्राइवेट कंपनियां जो हैं जिस तरह फील्ड में जाके काम करती हैं और लोगों को बताती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक सलूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे इक़दामात करे कि सिर्फ आगाही मुहिम चलाए कॉटन के बारे में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात बहम पहुँचाई जा देखिए सके? शाह साहब, आपने जो सवाल किया, ये मैं समझता हूँ और सारे प्रोग्राम में, सारे आपकी गुफ्तगू में सबसे ज़्यादा अहमियत का हमल ये सवाल है। मैं बहुत अरसे से 5, 4, 6, 7 सालों से इस बात की कमी महसूस कर रहा हूँ कि कोई तो ऐसी ये ताकत हो जो फार्मर को गाइड करे। ठीक है नहीं। तो यहाँ आपने आपका सवाल 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। पहला हिस्सा तो मैं पहले कंप्लीट कर दूँ, उसको अगली तरफ ज़रा वजाहत लंबी हो जाएगी। एक तो ये है कि जी, जो आपने पहले कहा कि फार्मर अपने आप को अक्ल कुल समझता है,
बिल्कुल मेरे काश्तकार भाई जो हैं, किसान भाई जो, इस बात का गुस्सा नहीं करें। जब से मैंने होश संभाला है और मैंने कॉटन प्रोडक्शन की तरफ से, कॉटन की फसल की तरफ मैं गया हूँ, मैंने देखा है छोटा काश्तकार भी, दरमियाना भी, बड़ा भी, बहुत बड़ा भी, सबको ही मैंने हमेशा ही गिला करते देखा है। सबसे पहले बीज का, उसके बाद ज़रिया अद्वियात का, फिर फर्टिलाइज़र का, उससे बाद निकले तो फिर गवर्नमेंट का। ठीक है जी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, इन्हीं हालात के अंदर रहते हुए फार्मर को अपने आप को प्रमोट करना है, अपनी क्रॉप मैनेजमेंट को बेहतर करना है और अच्छी प्रोडक्शन लेनी है। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। थोड़ा रिपीट करेंगे आपका दूसरा? जी, सरकारी सतह पे कोई ऐसा हाँ जी, प्रोग्राम सरकारी होना सतह पे चाहिए। मैं ये ना आपको बताऊं कि बहुत सी मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर मैंने एक बात, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकी है, मैंने कही है कि फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। ठीक है ना, जिस तरीके से आपने बयान किया कि बहुत सी प्राइवेट कंपनीज जो हैं केमिकल बेचने वाली, एग्रो केमिकल्स बेचने वाली, वो अपने बेनिफिट्स के लिए फार्मर के फील्ड तक जाती हैं, उनको सर्व करती हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं क्रॉप के कंसर्निंग। डेफिनेट उनके बेनिफिट्स अटैच हैं, वो सर्व भी कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हमारा पब्लिक डिपार्टमेंट, हमारा जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाकी शोबा जात हैं, वो अगर इसी जज्बे के साथ, कुछ बेनिफिट्स के साथ उनके साथ अटैच किए जाएँ, वो आएँ और बुनियादी तौर पर फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। अब कैपेसिटी बिल्डिंग एक छोटा लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर गहराई मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। कि फार्मर को ज़मीन की तैयारी से लेकर कपास चुनाई तक और उसके बाद उसकी मार्केटिंग, मंडी जाने तक का जो अमल है, उसमें जितनी चीज़ें भी आती हैं, वो सारी की सारी बाकायदा तौर पर उनको एक स्कूल की शक्ल में, एक कोचिंग की शक्ल में ट्रेंड किया जाए। ठीक है जी। वो अब प्राइवेट कंपनी जो इतना बड़ा बेड़ा तो नहीं उठा सकती। उसके लिए पब्लिक डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उन्हीं को प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ मिलकर यूनियन काउंसिल के लेवल पर छोटे स्कूल कायम करने चाहिए और ट्रेनिंग सेंटर या कोचिंग स्टेशन होने चाहिए, जहाँ पे बताया जाए और वो फार्मर जो है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है, वो फील्ड टू फील्ड जाएँ, वहाँ पे क्या उसकी कमी है, कहाँ पे क्यों फसल ख़राब हो रही है, उसको बताया जाए, बावर करवाया जाए कि आपकी क्रॉप इस वजह से ख़राब हुई है, ये देखिए, ये हमने नहीं किया तो ये किया तो क्रॉप बेहतर हो गई है। अगर इस तरीके से ट्रेंड किया जाएगा तो डेफिनेट फार्मर बहुत जल्द जो है वो अपना इस बात को लर्न करेगा और आने वाले साल में, उसके अगले साल में, उससे अगले साल में वो गलती नहीं दोहराएगा और उसकी कॉटन बेहतर होना शुरू हो जाएगी और 3 से 4 सालों में इंशाअल्लाह ताला फार्मर इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो अपनी कॉटन को संभाल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा ख्याल है ज़ुबैर भाई, आप और आप जैसे बहुत से दोस्त कई सरकारों से बेहतर काम कर रहे हैं। पूरी फील्ड फोर्स मौजूद है, पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुंचाते। इनकी तनख्वाहें मशरूत कर दी जाएं, टारगेट्स दे के, जैसे प्राइवेट कंपनियां करती हैं, जी तो जी, ये सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल ये सीधे हो जी, जाएंगे इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।